मेरे साथ देश के सबसे बड़े भाषा वैज्ञानिक कह दिए इनको, इतिहासकार और समाजशास्त्री हैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह। आप सोशल साइंस से लेकर दर्जनों किताबें इन्होंने लिखी है और इतिहास की जो एक नई परिभाषा है वो ये लगातार गढ़ रहे हैं। और इतिहास की जो परिभाषा गढ़ रहे हैं वो उस नज़रिए से गढ़ रहे हैं जिसमें उन लोगों को जो हाशिए पर थे, जिनके इतिहास को जानबूझकर खाक करने की कोशिश की गई, उसको ये परत दर परत उघार रहे हैं। इनकी कोशिश है कि उन तमाम लोग जो इस देश के निर्माण में, आज़ादी की लड़ाई में या सभ्यता में जिनको भुलाने की कोशिश की गई है, जिनको जानबूझकर भुलाया गया है, उनको ये फिर से मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश में लगे हैं। और लगातार सोशल साइट्सों, किताबों के ज़रिए, भाषण के ज़रिए, सेमिनारों के ज़रिए लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। तो हम आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि उन तमाम लोगों ने जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी इतिहास लिखने की, उन्होंने इस तरह का क्यों भेदभाव किया। वो तमाम लोग जो भाषा वैज्ञानिक अपने आप को कहते हैं, उन्होंने क्यों जाति व्यवस्था जो भाषा है उसको प्रमोट किया और कुछ जाति विशेष की भाषा तक को गायब कर दिया। सर, जिस तरह से आपको मैं सोशल साइट्स पे पढ़ता रहा हूँ, मैंने आपकी एक दो किताबें देखी है, तो ये कब महसूस हुआ कि जो जातिवादी व्यवस्था है उसमें भाषा को लेकर, इतिहास को लेकर जो आइकॉन हैं उनके साथ भी जातिवाद हुआ और उनको भी जानबूझकर खाक किया गया? देखिए, भाषा में, इतिहास में, साहित्य में, फिलॉसफी में, हर क्षेत्र में उसके कई औजार हैं, कई दृष्टिकोण हैं जिसके माध्यम से कुछ लोग इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है। हमारी सभ्यता बहुत पुरानी यहाँ की है, सिंधु घाटी सभ्यता। कोई भी इतिहासकार यह बतावे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई हथियार मिला लड़ने का, और लड़ने का जब औजार नहीं मिला, तलवार नहीं मिला, भाला नहीं मिला, गणासा नहीं मिला, तो साबित सी बात है कि तब लड़ने वाली जाति भी नहीं रही होगी सिंधु घाटी सभ्यता में, क्योंकि आज तक कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है हथियार का। सर, एक आपने कही कि जिस तरह से जो पुराण की बात है कि पुराण को आपने कहा है कि वो जानबूझकर उसको प्राचीन घोषित किया गया, और वो प्राचीन है नहीं, वो बहुत बाद का लिखा गया किताब है, वो बहुत बाद की लिखी गई किताब है, चाहे वो साहित्य तो उसको कहानी कहिए, मैथोलॉजी कहिए, तो उसको लेकर आपके क्या तर्क हैं? देखिए भाई, कोई भी किताब लिखता है तो क्या नाम देता है? नया इतिहास, आधुनिक व्याकरण। तो पुराण का अर्थ होता है पुराना। तो वो पुराण का जो लेखक था वो कितना चालाक था कि अपनी किताब का नाम ही रख दिया कि पुराना। पुराना कोई नाम रखता है? वही साबित करता है कि पुराण जो है पुराना नहीं है। वह आदमी होशियारी कर रहा है ताकि पुराण को बहुत प्राचीन काल का, अति प्राचीन काल का साबित किया जा सके। आप भविष्य पुराण को देख लीजिए। भविष्य पुराण में तो महारानी विक्टोरिया का राज्यारोहण है, तो साबित सी बात है कि भविष्य पुराण लिखा गया होगा अंग्रेज़ों के काल में, चूँकि विक्टोरिया का शासनकाल का वर्णन है उसमें। या तो व्यास जो हैं वो अंग्रेज काल में रहे होंगे, तभी तो लिखे हैं भविष्य पुराण, नहीं तो उसमें अंग्रेज़ों का शासन का वर्णन कैसे आ गया उस पुराण में? पुराण बाद में लिखे गए हैं और उस पर प्राचीनता का लेवल लगाने के लिए उसका नाम पुराण रख दिया गया है। अगर आप जैसे गीता की बात करें, उसको लेकर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई एक आदमी बोल रहा था, एक आदमी लिख रहा था, कहीं उस बीच में तो हेर फेर नहीं है। जिस तरह से जो उनके वेद हैं उसको लेकर भी, उसकी प्राचीनता पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि भाषा पहले आप लोग की माने, जो बड़े इतिहासकार हैं, जो बड़े शिक्षाविद हैं, जो बड़े भाषाविद हैं, वो कहते हैं कि पहले पाली भाषा थी। तो इसको लेकर किस तरह की आप लोग की नई रिसर्च है, वो किस तरह का काम कर रही है? इसमें देखिए कोई विवाद नहीं है। कहा जाता है कि गीता कृष्ण ने बोला है, तो कोई बतावे कि क्या कृष्ण संस्कृत बोलते थे? संस्कृत भाषा बोलते थे कृष्ण?
कि गीता कृष्ण का बोला हुआ है, और जिस समय कृष्ण रहे भी होंगे उस समय क्या संस्कृत भाषा थी? जहाँ तक वेद की बात है तो वेद की भाषा वैदिक भाषा माना जाता है कि वैदिक भाषा है। तो संस्कृत का कोई भी शिलालेख, अभिलेख, ताम्रपत्र ईसा से पहले का नहीं मिलता है। ईसा के बाद ही मिलता है संस्कृत में लिखा हुआ कोई भी अभिलेख, ताम्रपत्र, शिलालेख। इसलिए पुरातात्विक आधार पर हम कभी नहीं कह सकते हैं कि संस्कृत भारत की पुरानी भाषा है। यहाँ तक कि ईसा से पहले जो भारत में अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसको लोगों ने पढ़ा, सम्राट अशोक के बहुत सारे अभिलेख हैं, तो वो तो सारे तमाम अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। संस्कृत में तो कोई अभिलेख ही नहीं है। इसलिए संस्कृत प्राचीन भाषा है यह कहना बिल्कुल गलत है। और गलत इसलिए भी कि जिस संस्कृत से लोग बताते हैं कि पाली का विकास हुआ है, लेकिन उस पाली में संस्कृत का या उस प्राकृत में संस्कृत का एक भी शब्द नहीं है। अगर संस्कृत से पाली प्राकृत का जन्म हुआ होता तो निश्चित रूप से संस्कृत के कुछ शब्द उसमें रहते, लेकिन एक भी नहीं है। अपभ्रंश में भी नहीं है संस्कृत के शब्द। संस्कृत के शब्द आए हैं हिंदी भाषा में, वो भी तुलसीदास, और तुलसीदास के बाद और ख़ास तौर से संस्कृत के शब्दों का मिश्रण सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा में तब हुई जब छायावाद युग का आगमन हुआ। नहीं तो आप कबीर की भाषा का स्टडी कर लीजिए, अध्ययन कर लीजिए। कबीर ने संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल किया, संधि समास का किया? नहीं किया है। सर, आपने जो है कहना है कि जो वेद हैं वो जो ईरान के जो ग्रंथ हैं, जो ईरान में जो किताबें हैं उससे मिलता जुलता है, इस तरह की बातें भी पब्लिक डिस्कोर्स में है। और एक जो रामायण महाभारत, जो इतिहासकार है वो उसको मैथोलॉजी कहते हैं, उसको इतिहास मानने से इनकार कर रहे हैं। तो उस पर आप लोग की क्या स्टडी है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जहाँ तक महाकाव्य युग की परिकल्पना है, इतिहासकारों ने अब छोड़ दिया है। नए इतिहास लेखन में अब महाकाव्य युग नाम का कोई अध्याय नहीं है, चूँकि हस्तिनापुर, अयोध्या की खुदाई हो चुकी है। वहाँ महाभारत कालीन और वहाँ रामायण कालीन कोई भी साक्ष्य, कोई भी सबूत नहीं मिला है इतिहासकारों को। इसलिए महाकाव्य युग की परिकल्पना कोरी काल्पनिक परिकल्पना है। मोहनजोदारो को लेकर लोगों का कहना है कि वहाँ शंकर के अवशेष मिले। मोहन इसलिए नाम पड़ा कि वो कृष्ण का नाम है। इस तरह के कई सारी चीज़ें हैं जो आजकल लोग लिखते रहते हैं। तो क्या लगता है कि इतिहासकार के तौर पे, एक शिक्षाविद के तौर पे, आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? हड़प्पा मोहनजोदड़ो तो उसका नाम ही नहीं था। हड़प्पा जो नाम रखा गया है यह वेद का शब्द है। किसी इतिहासकार ने हरियोपिया के आधार पर उसका नाम हड़प्पा रख दिया। हड़प्पा नाम तो उस समय था ही नहीं, प्रचलन में नहीं था जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी। और नहीं उसका सिंधी नाम है मोहनजोदड़ो, मुर्दों का टीला। बाद में पता नहीं इतिहासकारों ने क्या किया कि उसका नाम बदल करके मोहनजोदड़ो का मोहनजोदड़ो कर दिया। माने पौराणिक नायक से जोड़ दिया मोहन से, और मोहनजोदड़ो उसका नाम था, माने मुर्दों का टीला। तो मुर्दों का टीला तो उसका नाम तब पड़ा होगा जब वहाँ के सारे लोग मर गए होंगे, मुर्दे हो गए होंगे, दूसरों ने कहा होगा। इसलिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये तो दोनों डुप्लीकेट नाम है। और उस क्षेत्र को क्या कहा जाता था जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो उसके लिए हमारे पास सबूत है कि उसको कहा जाता था मेलुक सभ्यता। उस क्षेत्र का नाम सिंधु नहीं था, उस क्षेत्र का नाम था मेलुक। मेलुक माने श्रेष्ठ लोगों का क्षेत्र। यह प्रमाण मिलता है हम लोगों को मेसोपोटामिया के अभिलेखों से। चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख नहीं पढ़े जा सके हैं, इसलिए हम लोगों को नहीं पता है कि उस क्षेत्र का क्या नाम था। लेकिन मेसोपोटामिया का अभिलेख पढ़ा जा चुका है, उसमें लिखा हुआ है कि इसका नाम मेलुक था। और मेलुक जो है ये द्रविड़ भाषा का शब्द है, और द्रविड़ भाषा में मेलुक का अर्थ होता है श्रेष्ठ लोगों का क्षेत्र। ये है सिंधु घाटी की सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो बौद्ध सिविलाइजेशन है। आप बौद्ध धर्म कहते हैं, ये गलत है। बौद्ध जो है वो सिविलाइजेशन है, और सिंधु घाटी सभ्यता बौद्ध सिविलाइजेशन है। वहाँ पर स्तूप मिला है,
वहाँ पर बौद्ध विहार मिला है और वहाँ पर ये जिस तरह से बुद्ध अपना कपड़ा पहनते थे उसी कपड़ा उसी पहनावा में वहाँ पशुपति की मूर्ति मिली है। और जिस धर्म चक्र का प्रवर्तन गौतम बुद्ध ने किया था जिसमें 8 तिली होता है वो धर्म चक्र आपको मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता में। आप सीलों को देख लीजिए, वो वहाँ जो धर्म चक्र है उसमें 6 तिलियाँ हैं। सारा इतिहासकार पढ़ ले, देख ले उस सील को। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता बौद्ध सिविलाइजेशन थी और यहाँ के जो द्रविडियन थे वो सब बौद्धिस्ट थे। एक समय था कि जब भारत बौद्धमय था, आज उनकी आबादी 2% हो गई, तो 98% बौद्ध कहाँ गए? वहीं इन लोगों ने ला करके उन्हीं बौद्धिस्टों को कई जातियों में तब्दील कर दिया। तो आपका जो संस्कृत को लेकर सर दावा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या जिस तरह से कहा जाता है कि संस्कृत सब भाषाओं की जननी है, प्राचीन भाषा है, तो आप कह रहे हैं कि ईसा से पूर्व संस्कृत का कोई अवशेष नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। संस्कृत का अवशेष का संस्कृत का भूगोल भी नहीं मिलेगा। मराठी का भूगोल है ना, मराठा महाराष्ट्र का है, गुजराती का है कि गुजरात का है, सिंधी का है कि सिंध प्रदेश का है, अवधी का है कि अवध क्षेत्र का है। संस्कृत का बताइए किस क्षेत्र का है संस्कृत? ये आर्टिफिशियल भाषा है, इसको गढ़ा गया है और उस वर्ग ने गढ़ा जो वर्ग चाहता था कि हमारी भाषा को आम जनता न समझे। आप कालिदास के नाटक को पढ़ लीजिए। कालिदास के नाटक में जितने भी ऊंची जाति के लोग हैं वो संस्कृत बोलते हैं और नीची जाति के लोग प्राकृत बोलते हैं। वो नाटक आज भी मौजूद है। और वहाँ पर स्त्रियाँ जो हैं, कालिदास के नाटकों की जो महिलाएं हैं वो प्राकृत बोलती हैं और पुरुष जो है वो संस्कृत बोलता है। मतलब कि माँ जो है वो प्राकृत बोलती है और बेटा जो है वो संस्कृत बोलता है। तो ये बताइए कि ऐसे समाज में माँ और बेटा बातचीत कैसे करते हैं? हम तो कहते हैं कि जिस चाणक्य को लेकर के इतना हो हल्ला है और इतिहासकारों ने। मैं आना चाह रहा था कि चाणक्य, कौटिल्य और मौर्य वंश को लेकर भी आपने एक नई लाइन खींची है, एक नया लोगों को नज़रिया दिया है, उस पर भी आप बताइए। चाणक्य तो था ही नहीं, न चाणक्य का अर्थशास्त्र था। चाणक्य का अर्थशास्त्र तो प्रकट हुआ 1909 ईस्वी में, क्योंकि संस्कृत भाषा थी ही नहीं, इसलिए संस्कृत में कोई भी किताब लिखा जाना मौर्य काल में संभव नहीं है। मौर्य काल का जो भी हमारे पास अभिलेख हैं उसमें संस्कृत का एक भी शब्द नहीं है। और जो कौटिल्य है वो क्या बोलता है? वो संस्कृत बोलता है। और चंद्रगुप्त मौर्य और उसके वंशजों की भाषा है प्राकृत। सुनते हैं कि वो राजा था और ये प्रधानमंत्री था, तो प्रधानमंत्री बोलता था संस्कृत में और राजा बोलता था प्राकृत में, तो कैसे सलाह लेता था? किसी ने कह दिया कि सर तब ये मेगास्थनीज कैसे यूनानी उसका समझ गया आपका राजा मौर्य वंश का? तो भाई यूनानी भाषा के दुभाषीय थे, इसीलिए सम्राट अशोक के अभिलेख यूनानी भाषा और प्राकृत भाषा द्विभाषी अभिलेख भी हैं। दोनों में ट्रांसलेशन हुआ है कि यूनानी में ऐसे पढ़िए और प्राकृत में ऐसे पढ़िए, लेकिन संस्कृत में तो कोई अनुवाद हुआ नहीं है किसी अभिलेख का, सम्राट अशोक ने कराया नहीं। एक और सवाल कि सर, जिस तरह से बौद्ध स्तूप के बारे में बात होती है और मंदिरों को लेकर बात होती है, कहा जाता है कि भारत में जो मंदिर हैं वो बौद्ध स्तूप से पहले के हैं, जबकि मंदिरों की स्थिति बहुत अच्छी है और बौद्ध स्तूप जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच गए। तो उसको लेकर भी आपने कई बार इसको लिखा है, तो उसको किस तरह से देखते हैं कि एक जानबूझकर ये एक जो धर्म को जो इस्टेब्लिश करने की जो जंग है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, खासकर जब पतंजलि हैं या मनु हैं जो बृहद्रथ की हत्या होती है, उसके बाद का ये सारा, उसके बाद से ये हिंदू धर्म की कहानी आगे बढ़ती है? अभी तक जो भी हम लोगों के वो इतिहास में पढ़ाया जाता है, अभी तक यही पढ़ाया जाता है कि अपने देश में मंदिर का पहला सबूत मिला है गुप्त काल में। गुप्त काल से पहले शुंग काल में, मौर्य काल में, सिंधु घाटी की सभ्यता में किसी में भी मंदिर का कोई सबूत नहीं मिला है। यह मैं नहीं, भारत और दुनिया के सभी इतिहासकार मानते हैं। ठीक है कि गुप्त काल में
मंदिर का पहला प्रमाण मिला। गुप्त काल के जो मंदिर हैं, एक चीज़ जानिए कि उस मंदिर में जितने मंदिर मिले हैं, किसी में भी अभिलेख और तिथि नहीं मिली है। और अगर गुप्त राजाओं ने मंदिरों का निर्माण किया, मान लीजिए, तो मंदिरों से तो बड़ा अपना वो बनाए होंगे, अपना राजप्रसाद बनाए होंगे, लेकिन गुप्त राजाओं का महल राजप्रसाद तो मिलता नहीं है, मिलता ही नहीं है। न पाटलिपुत्र में मिलता है, न उज्जैन में मिलता है, न अयोध्या में मिलता है। और इतिहासकारों ने बताया है कि गुप्त राजाओं की राजधानी इन्हीं 3 जगहों में से कहीं थी और कहीं मिलता नहीं है। तो यह कैसे माना जाए कि उन लोगों के बनाए गए मंदिर अभी तक खड़े हैं? जो बनवाया, जो राजा बनवाया, उसका घर उससे भी बड़ा था, उसका एक ईंटा गायब हो गया। इसका मतलब ही है कि मंदिरों का निर्माण बाद में कराया गया है, ये गुप्तकालीन नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से रामायण महाभारत को एस्टेब्लिशमेंट को लेकर अगर ये कहानी के तौर पर भी देखें इन किताबों को, आप मैथोलॉजी के हिसाब से भी देखें इन किताबों को, तो क्या लगता है कि कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें बराबरी समानता की बात हो? ये सब जातीय और लिंग आधारित भेदभाव पर ही आधारित है। पूरा संस्कृत साहित्य यही है, क्योंकि हम लोग आर्यभट्ट को देखें, वो भी गणितज्ञ थे, एक बराह मिहिर थे, वो ज्योतिषाचार्य थे, एक अमर सिंह थे, वो कोशकार थे। ये सभी लोगों ने जातीय के आधार पर अपना किताब लिखा है। अब जैसे एग्जाम्पल लीजिए, बराह मिहिर ने क्या व्यवस्था दी? बराह मिहिर ने लिखा कि ब्राह्मणों का घर में इतने कमरे होंगे, ज्योतिष लिख रहा है। वैश्यों के घर में इतने कमरे होंगे, क्षत्रियों के घर में इतने कमरे होंगे, शूद्रों के घर में इतने कमरे होंगे। ये क्या है? ये कौन से आप भाई वैज्ञानिक हैं? आर्यभट्ट हों चाहे अमर सिंह, बहुत नामी उनका अमर कोश है, तो अमर कोश डिक्शनरी अल्फ़ाबेटिकल नहीं लिखी गई है। अमर सिंह ने अमर कोश लिखा है वन व्यवस्था के हिसाब से, जितने जैसे तलवार है, भाला है, तो तीर धनुष है, तो ये क्षत्रिय वर्ग में सब ये सब शब्द हैं। यज्ञ है, दान है, स्वर्ग है, नरक है, तो ये सब ब्राह्मण वर्ग में है। तो ये क्या है? ये डिक्शनरी लेखन है कि जात पात करना हुआ? इसलिए वेद पुराण को तो छोड़ दीजिए, वो तो नॉन केस है, या धर्मशास्त्रों का, या मनु स्मृति जैसे स्मृति ग्रंथों का। ये जिसको आप लोग वैज्ञानिक भी मानते हैं, आर्यभट्ट को, बराह मिहिर को या अमर सिंह को, ऐसे ऐसे लोगों ने भी जाति पात ही किया है। और यही कारण है, इसी जाति पाति के कारण आज तक पूरे संस्कृत साहित्य में कहीं भी सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता उधर के पाणिनि थे जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा है। पाणिनि ने सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन किया। वेद में सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन है, पुराण में है, कैसे हम मान लें? बहुत पुराना है, क्यों नहीं है? इन लोगों का पूरा जो लिटरेचर है वो खास जाति विशेष का है। तो आप इतिहास को पढ़िए, आप इतिहास को खंगालिए, और जो आपको हम लोग जो अपनी परवरिश के दौरान कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, उससे अलग होके, इतर होके भी सोचने की ज़रूरत है। और क्या सही है, ये क्या गलत है, इसको आपको, इसके लिए आप पढ़िए, अध्ययन कीजिए, तभी आप एक अपनी राय बना पाएंगे। लेकिन ये भी सच है, जो व्यवस्था हमारे देश में रही, जो जाति व्यवस्था रही है, उसमें चाहे नामाकरण हो, चाहे वो रहन सहन हो, उसमें भेदभाव है। और वो तमाम चीज़ें जो है वो हमारी संस्कृति जिसको हम कहते हैं, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो धर्म हो, इन्हीं सब चीज़ों से निकली है। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बहुत सारे लोग इस देश के जाति के नाम पर हाशिए पर हैं, और उन्हीं सब चीज़ों को खंगालने की अब कोशिश हो रही है। और अब जबकि लोग स्कूल जाने लगे हैं, कॉलेज जाने लगे, यूनिवर्सिटी जाने लगे हैं, तो वो अपने आइकॉन को ढूंढ रहे हैं, अपने इतिहास को सर्च कर रहे हैं, खंगाल रहे हैं। तो ज़रूरत है कि हम फिर से एक बार कॉलेज की तरफ जाएं, इन चीज़ों को पढ़ें, अध्ययन करें, और फिर अपनी एक मजबूत राय बनाएं। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।